Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, we have been studying the sixth lesson of book Footprint Without Feet, and the name of the lesson is The Making of a Scientist. Now let us read further. In his second year in high school, Richard Albright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cell. अपने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में रिचर्ड एब्राइट ने एक नया रिसर्च स्टार्ट किया और इस नए रिसर्च में उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स के डिफरेंट हार्मोन्स की डिस्कवरी की और इन डिस्कवरीज ने इनडायरेक्टली एक और थियरी सेल के लाइफ के बारे में भी डेवलप की. द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा. और अपने इस डिस्कवरी, अपने इस रिसर्च से उन्होंने इस बात का भी जवाब देने का प्रयास किया कि मोनार्क प्यूपा के विंग्स पे जो टाइनी गोल्ड स्पॉट है, जो 20 टाइनी गोल्ड स्पॉट है, उनका क्या पर्पस है. एवरीवन एज्यूम्ड द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, एब्राइट सेड, बट डॉक्टर यूकार्ट डिड नॉट बिलीव इट. सभी लोग का मानना ये था कि जो भी स्पॉट्स थे वो ऑर्नामेंटल थे, वो सजावटी थे, डेकोरेशन के लिए थे, बट डॉक्टर यूकार्ट इस बात पे विश्वास नहीं करते थे, ऐसा एब्राइट ने कहा. टू फाइंड द आंसर, एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस दैट शोड दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाई फुल डेवलपमेंट. इस बात का जवाब देने के लिए एब्राइट ने और अन्य जो एक्सीलेंट साइंस के स्टूडेंट्स थे, उन्हें एक डिवाइस बनाना पड़ा जिससे कि वो ये दिखा सकें कि इन गोल्ड स्पॉट्स से एक हार्मोन सिक्रीट होता है, रिलीज होता है, जो कि बटरफ्लाइज के फुल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. दिस प्रोजेक्ट वोन एब्राइट first place in the country fair and entry into the international science and engineering fair. और इस प्रोजेक्ट ने एब्राइट को फर्स्ट प्लेस दिलाई काउंटी फेयर और उनको जो है इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में इसी प्रोजेक्ट की वजह से एंट्री मिल गई. देयर ही won the third place for geology. He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. और इस प्रोजेक्ट की वजह से ना सिर्फ उन्होंने काउंटी फेयर में फर्स्ट पोजीशन सिक्योर किया, बल्कि इसकी वजह से उन्हें इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में भी एंट्री मिल गई. वहाँ पे जूलॉजी डिपार्टमेंट में उनको थर्ड प्लेस मिला, थर्ड प्राइज़ मिला. और इसके अलावा वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में समर प्रोजेक्ट करने को भी मिल गया. एज अ हाई स्कूल जूनियर, रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा. अब हाई स्कूल जूनियर के तौर पे रिचर्ड एब्राइट ने अपने मोनार्क प्यूपा पे एक्सपेरिमेंट्स को, एडवांस एक्सपेरिमेंट्स को जारी रखा. That year his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer. और फिर से उनको एक बार फर्स्ट पोजीशन मिला, फिर से वो फर्स्ट पोजीशन के साथ जीते और इंटरनेशनल साइंस फेयर में उनको ये जीत मिली. और एक बार फिर से इसकी वजह से उन्हें आर्मी लेबोरेटरी में समर वर्क करने को मिल गया. In his senior year, he went a step further. He grew cell from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wings scales only if they were fed the hormone from the gold spots. अपने एक्सपेरिमेंट के, अपने रिसर्च के सीनियर ईयर में उनका जो एक्सपेरिमेंट है एक स्टेप आगे बढ़ चुका था
अब उन्होंने मोनार्क बटरफ्लाई के विंग से एक सेल को डेवलप किया, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में, जिसको कि कल्चर बोलते हैं। एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है जिसमें कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह सब कंट्रोल्ड होता है। इस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मोनार्क के विंग से जो है जो सेल्स होती हैं उससे मोनार्क के विंग को डेवलप किया। और उन्होंने ये दिखाया कि मोनार्क बटरफ्लाई के विंग को डेवलप करने के लिए जो जरूरी, जो नेसेसरी आइटम है वो हार्मोन है जो कि गोल्ड स्पॉट से सिक्रीट होता है। एंड दैट प्रोजेक्ट वोन फर्स्ट प्लेस फॉर द जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। और ये प्रोजेक्ट फिर से उनको पहला स्थान दिलाता है इंटरनेशनल फेयर के जूलॉजी डिपार्टमेंट में। He spent the summer after graduation during further work at the Army laboratory and at the laboratory of US Department of Agriculture. ग्रेजुएशन के बाद जो समर वेकेशन था उसमें उन्होंने आर्मी लेबोरेटरी और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लेबोरेटरी में भी काम किया। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन year at Howard University, Albright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. अब रिचर्ड एब्राइट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और अपना फ्रेशमैन ईयर यानी कि पहला साल पूरा करने के बाद फिर से वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लेबोरेटरी में, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल के लेबोरेटरी में फिर से चले गए और वहाँ पे फिर उन गोल्ड स्पॉट से रिलीज होने वाले हार्मोन्स पे अपने काम को जारी रखा। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। और वहाँ के लेबोरेटरी में जो भी सोफिस्टिकेटेड और एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स थे उसकी मदद से उन्होंने हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया। अ ईयर एंड ए हाफ लेटर ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर Albright got the idea for his new theory about cell life. 1.5 साल के बाद अपने जूनियर ईयर में एब्राइट को सेल लाइफ से रिलेटेड थ्योरी के बारे में एक आइडिया आया। इट केम व्हाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटो ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन। एक हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर के एक्सरे फोटो को देखते समय उनको ये आइडिया आया। When he saw those photos, Albright did not shout यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट। और जब उन्होंने उस फोटोग्राफ को देखा और उस थियरी के बारे में जो कि सेल लाइफ से रिलेटेड था का आइडिया उनके दिमाग में आया तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हुए और ना ही उन्होंने एक्साइटमेंट में यूरेका या आई हैव गॉट इट जैसे फ्रेजेस को बोला। यूरेका का मतलब कि जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, जब आप किसी चीज़ में जीत जाते हैं तो उस एक्साइटमेंट के साथ जो है आप यूरेका बोलते हैं। और एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज, तो जब भी वो कोई एक्सपेरिमेंट अकम्प्लिश करते थे, कोई रिसर्च अपना कंप्लीट करते थे तो खुशी के मारे वो यूरेका बोला करते थे। बट ही बिलीव्ड दैट along with his findings about insect hormone, the photos gave him the answer to one of biology's puzzle, how the cell can read the blueprint of its DNA. और उनको ये विश्वास था कि जो भी उनकी फाइंडिंग्स थी इंसेक्ट हार्मोन के बारे में और जो भी फोटोग्राफ्स, जो एक्सरे फोटोग्राफ्स उन्होंने लिए थे उस हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर का, उसने सिर्फ और सिर्फ एक सेल के बारे में, सेल लाइफ के बारे में थियरी ही नहीं दी थी, बट बायोलॉजी के एक बहुत ही बड़े पजल को भी सॉल्व कर दिया था। वो पजल था कि किस प्रकार जो सेल होता है अपने ब्लूप्रिंट डीएनए को रीड करता है। अब डीएनए का मतलब होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये किसी भी सेल के डीएनए में किसी भी सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स में ये डीएनए पाया जाता है, और ये डीएनए ही ऐसा मटेरियल होता है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को एक
स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में ट्रांसफ़र करता है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। डीएनए ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उन्होंने ये एक बहुत ही बड़े पजल को सॉल्व कर दिया था कि किस प्रकार कोई सेल अपने अंदर मौजूद उन जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को डिकोड करता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए। सो डीएनए इज द सबस्टेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। जैसा कि मैंने बताया कि डीएनए ही वो सबस्टेंस होता है जो कि हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ अ सेल, और ये डीएनए ही किसी भी सेल के फॉर्म और उसके फंक्शन को डिटरमाइन करता है कि वो पर्टिकुलर सेल किस तरीके का काम करेगा, किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होगा, केमिकल स्ट्रक्चर या फिजिकल स्ट्रक्चर। द डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, और डीएनए ही किसी भी लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है। यही डिसाइड करता है कि कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, कोई तेज होगा, कोई लंबा होगा या कोई छोटा होगा। Albright and his college roommate James R. Wong worked all that night during pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. अब यहाँ पे एब्राइट के रूममेट का नाम बता रहा है, उनका नाम जेम्स आर वोंग है। अब इन दोनों लोगों ने रात भर काम किया और रात भर जो है उन्होंने डिफरेंट पिक्चर्स ड्रॉ किए, प्लास्टिक मॉडल्स कंस्ट्रक्ट किए ताकि जो भी केमिकल स्ट्रक्चर था उस हार्मोन का उसको प्लास्टिक मॉडल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सके। एंड टुगेदर दे लेटर रोड द पेपर दैट एक्सप्लेन द थियरी, और उसके बाद उन दोनों ने मिल के जो है उस थियरी को एक पेपर पे एक्सप्लेन किया, जिसको कि बाद में फिर पब्लिश कराया गया होगा। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विथ हाईएस्ट ऑनर, सेकेंड इन हिज क्लास ऑफ 1510। अब जो भी लोग एब्राइट को जानते होंगे उनको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि रिचर्ड एब्राइट बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है। तो इस तरीके से रिचर्ड एब्राइट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे हाईएस्ट ऑनर्स उनको मिलता है, और अपने क्लास में जिसमें कि 1510 स्टूडेंट्स हैं उसमें सेकंड पोजीशन आता है। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, और इस तरीके से रिचर्ड जो है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में और ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर के तौर पे दाखिला लेते हैं। देयर ही बिगन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थियोरी, और वहाँ पे भी उन्होंने अपने इस पर्टिकुलर हार्मोन से रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो भी थियरीज है, उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। इफ़ द थियरी प्रूव्स करेक्ट, इट विल बी ए बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। और ये कहना है कि अगर ये थियरी बिल्कुल सही साबित होती है तो किसी भी लाइफ प्रोसेस को समझने के लिए एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगी। इट माइट ऑल्सो लेड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीजेस, और इस थियरी की मदद से बहुत सारे डिजीजेस जैसे कि कैंसर है उनसे बचाव के लिए नए आइडियाज़ जनरेट होंगे, नए तरीके जनरेट हो सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। हाई स्कूल his high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life। और ये सब पॉसिबल हो सका रिचर्ड एब्राइट के उस साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की वजह से, जो कि डेवलप हुआ था बचपन से ही, जब उन्होंने मोनार्क बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू किया था और डॉक्टर यूकहार्ट के बुक को पढ़ा था। और उसके बाद से उनकी क्यूरियोसिटी जो है साइंस को लेके कभी भी फेड नहीं हुई, कभी भी कम नहीं हुई। और इसी की वजह से जो कि उन्होंने मोनार्क प्यूपा पे जो एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट किए थे, और उन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से उन्होंने सेल से रिलेटेड, सेल लाइफ से रिलेटेड बहुत ही बड़े थियरी को सॉल्व किया था। Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he has not time for other interest। अब ये तो बात सही है कि रिचर्ड एब्राइट जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे साइंस में, और ये इंटरेस्ट तब से स्टार्ट हुआ जब उन्होंने मोनार्क बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू किया था। लेकिन वो इतने भी ज़्यादा डीपली इंटरेस्टेड नहीं थे इसमें, इस साइंस में, कि उनको अन्य काम करने में कोई इंटरेस्ट ही ना हो।
Albright also became a champion debater and public speaker and a good canoeist and all-round outdoor person. एक साइंटिस्ट तो थे ही एब्राइट, एक ब्राइट साइंटिस्ट थे। इसके अलावा एब्राइट एक चैंपियन डिबेटर थे, पब्लिक स्पीकर थे और बहुत ही अच्छे कैनोइस्ट थे। कैनोइस्ट मतलब कैनो एक लाइट बोट होता है, उसको भी वो बहुत अच्छे से चलाते थे। ऑल राउंड आउटडोर पर्सन, और इस तरीके से एक आउटडोर पर्सन थे, एक ऑल राउंड आउटडोर पर्सन के तौर पे एब्राइट जाने जाते थे। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, और इसके अलावा वो एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी थे जो पर्टिकुलरली नेचर से रिलेटेड और साइंटिफिक एग्जिबिट्स से रिलेटेड फोटोग्राफी किया करते थे। इन हिज हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, he turned a lot of his energy towards the debating and model यूनाइटेड नेशन क्लब। अब रिचर्ड एब्राइट बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे, इसलिए पढ़ाई लिखाई उनके लिए बहुत आसान था, और इसी वजह से जो भी एनर्जी बची रह जाती थी उनके बॉडी में या उनके दिमाग में, वो सारी की सारी एनर्जी वो अन्य कामों में लगाते थे, जैसे डिबेटिंग और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब को ज्वाइन करना। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, रिचर्ड ए वेवरर, हिज सोशल स्टडीज टीचर एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब। और रिचर्ड एब्राइट एक व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, उस व्यक्ति का नाम है रिचर्ड ए वेरर, जो कि उनके सोशल स्टडीज़ के टीचर थे और एडवाइज़र भी थे। क्या कहते हैं, मिस्टर वेरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, ही ओपनड माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, एब्राइट सेड। और एब्राइट जो है वेरर की बड़ाई करते हुए कहते हैं कि वो एक बहुत ही परफेक्ट व्यक्ति थे, बहुत ही परफेक्ट पर्सन थे, और उन्होंने ही तमाम नए आइडियाज़ मेरे माइंड में जनरेट किए। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेरर सेट। मिस्टर वेरर जो कि उनके एसएसटी के टीचर थे, वो कहते हैं कि रिचर्ड हमेशा अपना 100% देता था, यानी कि किसी भी काम को परफेक्शन से करता था, लगन के साथ करता था, बहुत ही मेहनती था। What pleased me was, here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research, beside doing all his researches with butterflies and his other interest. तो और अपनी बात को स्ट्रेच करते हुए मिस्टर वेरर कहते हैं एब्राइट के बारे में कि एब्राइट एक ऐसा व्यक्ति था जो कि 3-3 घंटे 4-4 घंटे रात में अपने डिबेट से रिलेटेड रिसर्चेज किया करता था, साथ ही साथ बटरफ्लाइज से रिलेटेड भी रिसर्च करता था, और इसके अलावा उसके इंटरेस्ट की जो भी चीज़ें थीं उसको भी साथ ही साथ किया करता था। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर वेरर कॉन्टिन्यूड, बट नॉट इन अ बैड सेंस। रिचर्ड के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस की भावना थी, लेकिन वो गलत सेंस में नहीं थी। He explained, Richard was not interested in winning for winning sake or winning to get a prize. Richard इस बात में इंटरेस्टेड नहीं था कि उसे प्राइजेस जीतने हैं या प्राइजेस को जीतने के लिए वो मेहनत करता था, बल्कि वो तो मेहनत इसलिए करता था ताकि वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सके, अपने आप को और बेहतर कर सके। फॉर द राइट रीज़न ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, और राइट रीजन्स के लिए वो हमेशा बेस्ट रहना चाहता था, हमेशा जीतना चाहता था। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, और यही सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि एक किसी भी व्यक्ति को साइंटिस्ट बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। स्टार्ट विथ अ फर्स्ट रेट माइंड एंड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द वेल टू विन फॉर द राइट रीजन्स। और वो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी, ये सारे के सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि किसी भी व्यक्ति को बहुत ही प्रखर बनाते हैं, उसको इस मुकाम पे खड़ा करते हैं ताकि वो एक साइंटिस्ट बन सके, काइंड ऑफ थिंग्स। एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, और एब्राइट के पास वो सारी की सारी क्वालिटीज़ मौजूद थी। From the time he book,
From the time the book The Travel of Monarch X opened the world of science to him, Richard Albright has never lost his scientific curiosity. तो पहली बार जब उन्होंने डॉक्टर यूकहार्ट के द्वारा लिखी किताब द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स को खोला, उसके बारे में पढ़ा, तब से साइंस वर्ल्ड में उनका जो इंटरेस्ट था, जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी, वो कभी भी ख़त्म नहीं हुई, वो दिन पर दिन बढ़ती गई और इसी का नतीजा था कि वो इतने महान साइंटिस्ट बन सके. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. हैव अ गुड डे.